नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में हाल फिलहाल कुछ वर्षों में एक नाम है जो सियासत में हलचल पैदा कर रहा है, वो अपना नाम बढ़ा रहा है और वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का। मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज़ाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हिमांशु जी। जी आज़ाद साहब, सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कि हाल फिलहाल में एक पटना में बैठक हुई है महागठबंधन की। इसमें अखिलेश यादव जी भी मौजूद थे। क्या आप भी इस महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं? आप चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने? देखिए, आज के जो हालात हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के और देश के, इन हालातों पे काबू पाना और इन हालातों से आम जनता को निजात दिलाना, ये सबकी जिम्मेदारी। तो यूपी में तो पहले से ही हम लोग जो हैं मिलके काफ़ी चीज़ों को कर रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो देश हित में अगर कुछ भी अच्छा होता है जिससे कि आम जनता को सुविधाएं और जो एकता, अखंडता और लोकतंत्र का जो सम्मान है वो बना रहे, तो उसके लिए हमारा प्रयास पहले से जारी है और आगे भी वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। आपको निमंत्रण मिलेगा अगली बैठक के लिए, क्योंकि वो जुलाई में बैठक होनी है, तो आप पहुंचेंगे? देखिए, कुछ फैसले पार्टी के हैं। निमंत्रण आएगा तो पार्टी अपना तय करेगी, पार्टी के जो सहयोगी दल है उनसे बात करेगी, उसके बाद कुछ फैसले लिए जाएंगे। मैं आपसे यहाँ बैठ के कह दूं कि भाई निमंत्रण आएगा या नहीं आएगा, उसका अभी मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। तो कोई निमंत्रण आएगा तो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, कोर कमेटी के, उनसे बात होगी और जो डिसीजन होगा फिर उसके जरिए उस पर आगे काम किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हम अपने दल को उसको जमीन लेवल पे मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी के प्रति समर्थन जनता का बढ़ेगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी, हाल फिलहाल में ओपी राजभर साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को मायावती जी को साथ में लेना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब देखिए, जिन्होंने बयान दिया उनको ज्यादा इस बात की जानकारी होगी। आपको क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूं कि अगर पहले एक ऐसा जो अलायंस, जो प्रयास चल रहा है अलायंस का, वो मजबूती से अलायंस हो और वो दिलों का भी हो और उसका वो सिर्फ चुनावी अलायंस ना हो, जनता में भी उसका समर्थन बने, एक दूसरे के प्रति जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के, उनके अंदर विश्वास पैदा हो। गठबंधन जीतने के लिए होना चाहिए, जनता की मदद के लिए, ना कि किसी को गठबंधन के सहयोगियों को हराने के लिए। तो जो राजभर जी ने जो बयान दिया बहुत सोच समझ के दिया होगा, अपना फायदा नुकसान देख के, और वर्तमान के जो हालात हैं, सियासी हालात, उसमें वो वहां अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं उस हिसाब से दिया होगा। मायावती जी को लेकर चंद्रशेखर जी क्या सोचते हैं? उनके साथ क्या जाने की संभावनाएं बन सकती हैं? उनको लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जाति से ऊपर उठ के भी उन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, कमजोर वर्ग के लोगों को नए अवसर पैदा किए हैं। माननीय काशीराम साहब ने जो सपना देखा था उसको उन्होंने आगे बढ़ा है। हाल फिलहाल में वो उस तरह से उतनी राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं रही, तो वो उसके बावजूद भी मैं हमेशा मेरे मन में, मेरे दिल में उनके प्रति जो सम्मान था वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। मैं समझता हूँ उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे नेतृत्व करना चाहिए। वो एक बड़ी प्लेयर हैं, इसकी उनको इग्नोर नहीं किया जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ क्योंकि कुछ फैसले उन्होंने हाल फिलहाल में लिए हैं, तो वो भी कुछ सोच रही होगी अपने समाज के हित में, पार्टी के हित में। तो मेरा काम है कि जो अच्छी कोशिश हो हम लोग उसका समर्थन करें। तो मैं उनका अभी भी दिल से जो है उनका धन्यवाद देता हूँ यहाँ तक इस आंदोलन को लेके आने के लिए। जो कमी उनकी रह गई है, जो उनके आंदोलन, उस आंदोलन में जो कमी रह गई इन वर्गों के विकास के लिए, उसके लिए बीड़ा हम लोगों ने उठाया कि हम लोग उसको पूरा करेंगे। मायावती के जो समर्थक हैं, मायावती जी के जो समर्थक हैं, वो अक्सर ये कहते हैं उनकी पार्टी के जी, तो मैं उनको जी, मायावती जी के जो समर्थक हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि चंद्रशेखर जी के आने से उनका जो आधार वोट है वो प्रभावित होगा। तो इसे लेकर चंद्रशेखर जी क्या सोचते हैं?
देखिए, कभी ये ट्रेडिशनल वोटर्स किसी का नहीं रहा है। जिसने भी इनके लिए नए अवसर और इन वर्गों में उत्साह, सम्मान और इनके आत्मसम्मान की रक्षा की, सुरक्षा की भावना पैदा की। पहले ये वोट जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ था, फिर ये कांग्रेस के साथ गया, फिर ये जनता दल के साथ गया, फिर जब बीएसपी के साथ गया, अब भी कहीं कहीं देखिए, जैसे यूपी में इतने बड़े पैमाने पे वोट बीएसपी को अब तक जाता था, लेकिन अन्य स्टेटों में तो और दलों को जाता है। सब जगह तो इनको नहीं मिलता। जैसे पंजाब में 30 से लेकर 42% तक वोट है, तो वहां तो नहीं मिला, वहां तो दूसरी पार्टी कामयाब होगी। तो मेरा भी ये प्रयास है कि इसमें विभाजन ना हो, एकजुट हो जाए। इसके लिए मैंने लंबे समय प्रयास भी किया। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहन जी अपनी हट जो है छोड़ दें, और वो तो देश के नेता है, उनको जो है देश स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उनके हम तो छोटे हैं उनके, मैं तो जो है बेटे के समान हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी वो जो वैचारिक आंदोलन मजबूत हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा कि एकजुटता बनी रहे। मैं नहीं चाहता विभाजन हो। मैंने काफी प्रयास किया, उनमें कुछ हट है, कुछ जिद है कि किसी नौजवान को, या जिस तरह से देखिए, मैं आज जहां मैं खड़ा हूं वो भी इसी क्षेत्र से निकल के आई, वो भी इस तरह के ही एटमोस्फेयर से निकल के आई, गरीब परिवार से, फिर मेहनत करके आगे बढ़ी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उनको हमारे जैसे लोगों को मदद करनी चाहिए थी, आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे दूरी बनाई है। अब राजनीतिक रूप से इसके कई कारण हो सकते हैं, सत्ता का दबाव भी हो सकता है, और भी कोई चीजें हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ था। जब उनके साथ कोई मुसीबत उनके सामने आएगी तो मुझे इसके लिए किससे पूछना नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। ठीक है, मेरा आप सम्मान कोई करते राजनीतिक हैं और आप सम्मान साथ नहीं, जाने में कोई गुरेज भी नहीं काम की करेंगे। वजह आप से, इस बात उनके का जिक्र समर्पण कर के रहे हैं। सम्मान करता हूँ जी, आप अखिलेश यादव जी की राजनीति को कैसे देखते हैं, और जयंत चौधरी जी? उनसे मुझे कैसा सच में संबंध कोई गुरेज नहीं है। देखिए, बहुत अच्छे संबंध हैं, और दोनों अच्छे सीनियर लीडर्स हैं, दोनों अच्छा अपना काम कर रहे हैं, और दोनों ने समय समय पे जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है अपने, जब तक वो जो सरकार में या ताकत में रहे, वो बोलते भी हैं। तो मेरे संबंध तो बुरे नहीं, मेरे अच्छे संबंध है, और हमने प्रयास भी किया नगर पंचायत के चुनाव में मिलके, हम लोग जो है इस कारवा को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो पूरा चुनाव सत्ता के दम पे हुआ, सत्ता ने दमन किया, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से उसको प्रभावित किया गया चुनाव को, ये सब चीजें देखते हुए भी हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, रिजल्ट्स भी मिले, और भविष्य में अच्छे जो है आगे की संभावनाएं भी हैं। निरंतर हमारा प्रयास जारी है। हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने वहाँ बहुत मेहनत की है, छोटे छोटे दलों से अलायंस बना के हम लोग वहाँ लड़ रहे हैं, और अपने गरीब कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देंगे। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मैं उनको कोशिश करूंगा, दोनों दोनों ही हमारे जो गठबंधन के साथी हैं जी, वहाँ आप चुनाव लड़ेंगे, और इस चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? मैं अपने जी बहुत अच्छी तैयारियां हैं। मैंने कम से कम 20-20 रैलियां वहाँ की हैं। अभी 4 रैलियां मेरी राजस्थान में प्रस्तावित है, ऐसी 3-4 रैलियां हमारी जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में तो इतना ज़्यादा मजबूत हमारा काम है, हमारे वर्कर्स बहुत उत्साहित हैं, और दोनों ही दलों ने जो वहाँ के मजबूत दल हैं स्थापित, उन्होंने निराश किया है। तो मैं जब गया इस बार, मैंने देखा रात के 1-1 बजे तक गांव के बाहर महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं, नौजवान बच्चे स्वागत में खड़े हुए थे। वो इस बात को बल देता है कि वहां के लोगों में बड़ा उत्साह है, और 3-4 लाख लोग जो हैं बिना मेरे बुलाए पे 12 फरवरी को रैली में आए। अभी भी हम एक बड़ी रैली का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ विधानसभा चिन्हित करके उनको बहुत मजबूती से उन पर काम किया, और मेरा मानना है कि वहां से इस बार हम अच्छा रिजल्ट देंगे। हमारे बिना वहां किसी की सरकार नहीं बनने वाली, इस बात को दोनों ही स्थापित दल जानते हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी हमने बहुत मेहनत की है, और राजस्थान में बहुत अन्याय हुआ पिछले जो 4 साल की सरकार है, 4.5 साल की, उसमें बड़ा अन्याय हुआ। कई बार अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आवाज भी उठाई। वहां की जनता में भी जो है ये मन है कि इस बार जो है स्थापित दलों को छोड़ के नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि स्थापित दलों ने तो कुछ किया नहीं है बहुत अच्छा। मैं जो यहाँ यूपी के हमारे साथी हैं गठबंधन के, उनसे भी मैं इस बार मुलाकात करके, जो हमारा एक प्लान है उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाया जाए, उसमें हमारा पश्चिम जो है, पश्चिम एक बड़ा क्षेत्र है, इसको हम अलग प्रदेश के लिए जो है, मैं उनसे भी बात करूंगा दोनों साथियों से, कि पश्चिम एक अलग प्रदेश बने। ये जो 22 जिले हैं आगरा तक, ये एक अलग प्रदेश बने, और इन जिलों में क्योंकि बहुत बड़ी
बड़ा उत्तर प्रदेश है, 403 विधानसभा इससे पार्लियामेंट की सीटें हैं, एक एक लोकसभा में 16, 16, 17, 18 लाख वोट हैं, एक एक विधानसभा में 3, 3.5 लाख वोट है। तो विकास जिस तरह से होना चाहिए था बड़े प्रदेश कारण वो नहीं हो पा रहा है। और मैं इस बात को समझता हूँ, छोटा प्रदेश होगा, नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां आएंगी, नए छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगी। 1 लाख 1.25 लाख पे जब जनप्रतिनिधि होगा तो जनता के लिए जनता हित में काम होंगे, राजधानी नजदीक हो जाएगी, हमारा जो है उच्च न्यायालय जो है वो नजदीक हो जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों तक आएंगी, नई तहसीलें बनेंगी, किसानों की जो है हम लोग एमएसपी के लिए, क्योंकि पश्चिम में बड़ा हुआ एमएसपी की गारंटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण जहाँ होता है वहाँ भूमिहीन लोगों को भी वहाँ अवसर मिले, जैसे नोएडा के आंदोलन में हमने किया, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नई भर्तियां नहीं आ रही पिछले काफी लंबे समय से, नौजवानों के लिए नई रिक्तियां आएंगी जब बहुत सारा जो है नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी उत्तर प्रदेश में विभाजन हो उतना जल्दी उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चलेगा। कोई एक सरकार अभी आज के उत्तर प्रदेश में विकास नहीं कर सकती है। तो ये मैंने महसूस किया, इसलिए हम अपने दोनों गठबंधन के साथियों से बात करेंगे कि वो इसमें हमारी मदद कराएं और हमारा समर्थन करें। क्या आप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे और उसको लेकर क्या रूपरेखा आपने अभी तक तय की है? देखिए, कुछ फैसले वो पाइपलाइन में हैं, पार्टी के फैसले हैं, मैं उस पर आज स्थिति क्लियर नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण मात्र ये है क्योंकि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो भी इस बात को जानते हैं, कुछ फैसले भी होने हैं, सभी लोगों से बातचीत चल रही है। हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे बहुत जल्द। हम अपने लोकसभा प्रभारी भी जो हैं वो नियुक्त कर रहे हैं, कल या परसों में कई लोकसभा प्रभारियों की घोषणा होगी। जमीनी रूप पे जमीनी लेवल पे हमारा काम मजबूत चल रहा है, हमारे बूथ का संगठन कंप्लीट हो गया है। पश्चिम में हम यहाँ इधर बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, कैराना इस पे मेहनत कर रहे हैं, मेरठ पे मेहनत कर रहे हैं और मुरादाबाद, इन सब सीटों पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस बार पार्टी यहाँ से अच्छा रिजल्ट देगी। उधर सिद्धार्थनगर भी, पूर्वांचल की जो उसमें सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर भी हमारी उसमें है, रीच में, हम उस पर भी मेहनत कर रहे हैं। आगरा पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी, इन सब सीटों पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार आजाद समाज पार्टी अच्छी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दे। हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि जो भीड़ हमारे साथ आती है उसको वोटों में कैसे कैसे तब्दील किया जाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। हमने विश्वास पैदा किया जो भविष्य में हम लोग काम करने वाले उन योजनाओं को लेकर हमारे वर्कर जमीन तक जा रहे हैं। अभी एटा से लेकर लखनऊ तक की हमारी एक साइकिल यात्रा वहाँ के हमारे जो मंडल के संगठन के लोग हैं वो लोग निकाल रहे हैं। हमारे जो वहाँ के नेतागण, धर्मेंद्र कठेरिया, जो सब लोग जो हैं लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि भविष्य में हमारे वर्करों का जो उत्साह है और जो समर्पण है उनका ईमानदार से इन वर्गों के उत्थान के प्रति, तो वो एक निर्णायक जो है भूमिका अदा करेगा। चंद्रशेखर जी, क्या आपको लगता है हमारा अंतिम लक्ष्य पटना में एक बैठक हुई है, महागठबंधन की बैठक हुई है, हर किसी को एक साथ लाने की कोशिश हुई है, एक टेबल पर बातचीत करने की कोशिश हुई है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबको एक हो जाना चाहिए, खास तौर पर अखिलेश यादव जी और मायावती जी को साथ में आकर, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्योंकि खेमेबंदी हो रही है उसमें दोनों को सहयोग करना चाहिए? अखिलेश जी तो थे लेकिन मायावती जी नहीं थी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए हिमांशु जी, बहुत समझदार नेता लोग हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और अन्य किसी डेजिग्नेशन पर रहे, एमपी या विधायक रहे, बहुत समझदार लोग हैं। उनको पता है कि उनको अपनी पार्टी हित में क्या क्या फैसले लेने हैं। मैं किसी को सुझाव देता अच्छा नहीं लगता हूँ। आप ये समझिए, आज के हालात देखिए, ऐसे हालातों में नेताओं को बहुत कुछ सोच समझ के फैसले लेने हैं। जनता का भी निगाह उनकी तरफ है, कौन अकेला लड़ रहा है, कौन मिलकर लड़ रहा है, किससे किसको फायदा हो रहा, नुकसान हो, ये भी जनता भी देख रही है। तो मैं किसी को क्या सलाह दूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि देखो, काफी सरकारें आई, काफी सरकारें गई, लेकिन आज भी अगर बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो अभी बहुत काम होना बाकी है। और उसके लिए अच्छे लोगों की जरूरत है जो वास्तविकता में कुछ करना चाहते हो। हम उन्हीं में से उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मानना है, चाहे देश का कोई कोना हो, कोई सरकार हो, सब जगह पे लापरवाही बढ़ती गई है और इन वर्गों को अभी जो है मैं समझता हूँ जानवरों से ज्यादा कुछ समझा नहीं गया। अगर समझा जाता तो इनके विकास की भी बातें होती। अब तो एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं, बड़ी बड़ी गंभीर एट्रोसिटी के मामले, उस पर अक्सर लोग इसलिए बोल देते हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई रिजर्व सीटों पे कहीं ना कहीं इन्हीं वर्गों को के लोगों को हमें जो है अवसर देने, चुनाव लड़ाने, तो
हम ये ना दिखाई दे कि इन वर्गों के बिल्कुल विरोध में खड़े दिखाई दे, बाकी इसलिए बाकी जमीन पे कुछ नहीं है। मैंने कई मामलों में ऐसा देखा है। तो हमें अपना काम करना है और मेरा ये मानना है कि हमें अपने दल को कैसे मजबूत करके अपने पास शक्ति कैसे अर्जित की जाए, जिससे कि हमारा राजनीतिक शक्ति हासिल करना का वो लक्ष्य ये है कि इन वर्गों का भला हो और इनकी जो है बुनियादी जरूरतें जो है पूरी हो और इनको नए अवसर पैदा हो। ठीक है, कांग्रेस तो इसलिए मेरी कांग्रेस अपनी से बात राजनीति, होती है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है क्या? सशक्तिकरण, जो सुरक्षा टॉप के लिए, लीडरशिप आत्मसम्मान के जीवन के उससे लिए क्या बातचीत होने की कोशिश होती है क्या? नहीं, मेरी पहले पिछले चुनाव में मेरी उनसे बातचीत हुई है और कुछ देखिए, कुछ नीतिगत फैसले हैं, कुछ वैचारिक वो हैं, तो कई बार जो है कुछ वैचारिक चीजों पे हमारा हस्तक्षेप रहता है। हम अपनी वैचारिक जो बुनियाद है, फूले साहू पेरियार अंबेडकर की जो वो है, मान्यवर काशीराम साहब की जो समाज जो समाहित जो साझी जो विरासत है विचारधारा, उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो चुनावी अलायंस अलग होता है, लेकिन कई बार मैंने कई विषय पे उनसे बात की है और मुझे उम्मीद है अब वो धीरे धीरे इन विषयों पे बोलने लगे हैं, इनकी महत्ता को समझने लगे हैं। जैसे जातिगत जनगणना पे कभी जो है विपक्ष के लोगों ने नहीं बात की, लेकिन आज जातिगत जनगणना पे बात होती है, सामाजिक न्याय पे बात होती है। लेकिन ये बातें ही ना हो, जहां जहां आपको सरकारें मिली है, जैसे ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये लागू होनी चाहिए। जितनी भी ये जो लेटरल एंट्री या संविदा से नियुक्तियां हो रही है, इससे आरक्षण का जो वो है हिस्सेदारी, वो इन वर्गों की खत्म हो रही है, वो मिलनी चाहिए। जहां जहां इनकी सरकारें, इनको खुद को करके दिखाना चाहिए। कुछ अब कहने से काम नहीं चलेगा, जनता जागरूक हो रही है और बाकी हम लोगों का काम है जनता को जागरूक करना, हम लोग कर ही रहे हैं। अब आप देखिए, आज भी अगर अखबार में इतना अन्याय, एट्रोसिटी के मामले आते हैं तो सरकारें तो सभी की है। तो इनको दूसरों को कहने की बजाय अपने आप भी ध्यान देना चाहिए कि जहां विपक्ष है वहीं ये इस तरह की चीजों पे हस्तक्षेप ना करें, जहां इनकी सरकारें वहां भी कुछ करके दिखाएं और करके दिखाएंगे तो जनता इस बात को देख रही है। विपक्ष की बात हो गई, अब सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। घटना पे जनता की नजर रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप कितने नंबर देंगे उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि 9 साल हो गए हैं केंद्र में, उसे कितने नंबर देंगे आप? और आपका एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें आपने ट्रिपल इंजन की बात की। वो ट्रिपल इंजन क्या है, मुझे ये भी समझाइए। देखिए, जब इलेक्शन आया था नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते घूम रहे थे कि भाई डबल इंजन की तो हमारी है, केंद्र में और स्टेट में ट्रिपल इंजन की और कर दो। तो ट्रिपल इंजन पहले भी सबसे ज्यादा जो मेयर की सीट थी वो इन्हीं के पास थी। ट्रिपल इंजन तो पहले से था ये भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन वो ट्रिपल इंजन में क्या हो रहा है, कल मैं पंजाब की तरफ जा रहा था तो हरियाणा में इनकी सरकार है, मैंने देखा सड़क पे 2-2, 2.5 फीट पानी था। नेशनल हाईवे की बात आपको बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, आप अपने दर्शकों को दिखा देना। तो मैं ये सोच रहा था कि पानी में सड़क है, सड़क पे पानी है, आम जनमानस को इतने जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बीजेपी को आप नंबर की बात कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये फेल सरकार है। कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरह से यहाँ न्यायालयों में गोली चलती है, जिस तरह से पुलिस सुरक्षा में हत्याएं होती है, जिस तरह से जो है पुलिस के कर्मचारी ही अपराध, अपहरण में, फिरौती में और चांदी चोरी करते पकड़े जाते हैं, जिस तरह से पुलिस जो है कई घटनाओं में जो है निर्दोष लोगों को जेल बंद करती नजर। अभी नोएडा की एक घटना है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। एक शेड्यूल कास्ट के बच्चा जो एलएलबी कर रहा था, उसको जबरन झूठे मुकदमे में उन्होंने डाला, उसके साथ कितनी इंतहा की मारपीट की, उसके प्राइवेट पार्ट में उसको जो है डंडा वंडा जो है इस तरह से उसको जो है मारा पीटा। क्राइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से अगर आपको नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये भी आपको याद दिलाऊं, जिस तरह से इस सरकार के नेता गरीबों की जमीनों को जो है दबाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियां सेफ नहीं है, भर्तियों में घोटाले जो आते हैं। यूपी पुलिस की एसआई की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया दलित पिछड़े वर्गों के साथ, तो नंबर नहीं, इन पे तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए, इनके मंत्रियों को, विधायकों को। जिस तरह से कल इनके एक एमपी जो है एक पुलिस के छोटा सा सवाल और है मेरा, आखिरी में एक छोटा सा सवाल और है मेरा, संबंधित है। ये भाषा शैली बताती है कि सरकार अहंकार में है। जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इतना नाराजगी क्यों है चंद्रशेखर जी के अंदर? उत्तर प्रदेश में भी देगी और देश में भी देगी इनको। जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी, देखिए, नाराजगी आपके कार्यशैली से होती है। जी जी, नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, मुझे क्या नाराजगी होगी उनसे? वो भी जानते हैं इस बात को कि वो रोजगार कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए। जो लोग जिसका जो रोजगार है उससे मुझे क्यों रोकोगे? मैंने उनसे कहा रोजगार करो, लेकिन रोजगार के नाम पे लोगों की भावनाओं से मत खिलवाड़ करो। अच्छा चंद्रशेखर जी, अपने आप भाई रोजगार का को मतलब अगले ये थोड़ा 10 सालों में कहां देखना चाहते हैं? क्योंकि क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ताकत होती है तभी आप बदलाव कर पाते हैं, ताकत नहीं होती है तो आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं चंद्रशेखर जी? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा वकील व्यक्ति हूँ, समाज सेवा कर रहा था, पुलिस ने झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया, सत्ता की ताकत समझ आई तो मैंने फिर मैदान में आके कोशिश की कि हमारे लोगों को ये सत्ता की ताकत मिले। मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना लेके यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एकमात्र सपना लेके आया हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो है वो लागू हो और जो हमारी वैचारिक वो है समता समानता बंधुत्व भाईचारा आए इस देश में, इंसानों को इंसान समझा जाए और बुनियादी सुविधाएं मिले, जिससे लोकतंत्र है, लोग सत्ता के दम पे लोग तानाशाह ना बने। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ और इसके लिए मैंने प्रयास किया। हम एक साझी विरासत चलाते हैं, महामना रामसु वर्मा जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, ये जो महापुरुष हैं हमारे जिन्होंने मानवता का रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी हों, बुद्ध हों, पेरियार हो, मैं बस उनके सपनों का भारत बने, भारत में जो है जो हमारा प्रेम्बल है वो लागू हो, यही मेरा सपना है और उसके लिए मैं मेहनत करता रहूंगा। मेरी किसी जाति से लड़ाई नहीं, किसी धर्म से लड़ाई नहीं, बस इंसानियत लोगों के अंदर पैदा हो, जाति धर्म के नाम में अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, इसके मैं खिलाफ हूँ। और मैं कभी अन्याय में ये नहीं देखता कि सामने कौन सी पार्टी और नेता कितना ताकतवर है। जब किसी अन्याय होता है मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। अभी इसके लिए जब आपको याद होगा, जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, बढ़ चढ़ के हमने उसमें हिस्सा लिया, जबकि सरकार के ताकतवर लोग उसमें विपक्ष शामिल थे, लेकिन सरकार ने क्या कार्रवाई की आपने देखा। अच्छा, आखिरी में एक नाम प्लीज जरूर लीजिएगा, एक नाम जरूर लीजिएगा। आप प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में किसे देखना चाहते हैं? सिर्फ एक नाम। चंद्रशेखर में क्या बुराई है? चंद्रशेखर को बनना चाहिए, क्या बुराई है? चंद्रशेखर जी बनने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। आपने भी पूछा, आपने मुझसे पूछा कि भाई किसी एक नाम को, तो मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा जिम्मेदार समझदार कौन होगा इस देश के लिए और इन वर्गों के हितों के लिए, जिन वर्गों को हितों आज तक नहीं हो पाए। विपक्ष में राहुल गांधी का नाम उछलता है, आप मानते उन्हें बनना चाहिए? मैं किसी को ना, अच्छा मैं किसी को रोक दूंगा? नहीं, मैं तो सिर्फ आपका विचार जानना चाह रहा था। तो उन्हीं का बनेगा। मैंने आपसे कहा अगर आप ये पूछोगे कि कौन बनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ मुझसे अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आप ये पूछोगे कि कौन बनना चाहिए, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप तय करेगा, मेरे कहीं से थोड़ा बनेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस समाज की बात करते हैं उसमें बहुत ही उत्थान की और जरूरत है। बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ी हैं, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, उनको लेकर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, और भी समाज में जागरूकता फैले, और भी जो स्थिति है उनकी और मजबूत हो। आप युवा नेता हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप अगर विकल्प के तौर पर आपका नाम रखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से तो कि आप आगे बढ़ें, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं और यूं ही जो गरीब और जो गुर्बत लोग हैं उनकी बातें करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।